हमने स्टार्ट किया था एक अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन भी जिसे बोला जाता है, शॉर्ट में जिसे बोलते हैं हम टीसी। टीसी का मीनिंग क्या है? डीएनए से जेनेटिक इंफॉर्मेशन का एमआरएनए में जाना। एक सेंट्रल डॉगमा थ्योरी पढ़ी थी हमने, डीएनए से आनुवांशिक सूचना एमआरएनए में जाती है, एमआरएनए से फिर किसमें जाती है? प्रोटीन में। तो डीएनए से जेनेटिक इंफॉर्मेशन का एमआरएनए में जाना अनुलेखन कहलाता है। या हम ये बोल सकते हैं सिंपल वे में, डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन होना। डीएनए से एमआरएनए के निर्माण की जो क्रिया है उसे किस नाम से जाना जाता है? अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन के नाम से उसे जाना जाता है। डीएनए से एमआरएनए का बनना अनुलेखन कहलाता है। अब जब अनुलेखन की जो प्रोसेस हो रही है या प्रक्रिया हो रही है, इसके अंदर क्या होगा? डीएनए के दोनों स्ट्रैंड, डीएनए के स्ट्रक्चर को यदि हम बनाएं, डीएनए का ये एक स्ट्रैंड है, ये दूसरा, इस तरह से डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। एक की डायरेक्शन है मान लो थर्ड डैश, तो इसका दूसरा जो एंड होगा ये होगा फाइव डैश। ये फाइव डैश एंड है, एंटी पैरेलल होते हैं इसलिए यहाँ फाइव डैश और यहाँ पर क्या आ जाएगा? थर्ड डैश। तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस जब होगी तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक साथ अनुलेखित नहीं होते हैं। एक स्ट्रैंड तो है हमारे पास यहाँ पर थर्ड डैश टू फाइव डैश, और दूसरा स्ट्रैंड कौन सा है हमारे पास? फाइव डैश टू थर्ड डैश। तो ये दोनों स्ट्रैंड का एक साथ अनुलेखन नहीं होता है। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड का एक साथ अनुलेखन नहीं होगा, एक साथ इनसे एमआरएनए नहीं बनेंगे। तो उसके कुछ रीजंस पढ़े थे हमने। पहला रीजन ये था, यदि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड ही एक साथ अनुलेखित हो गए, मान लो ये दोनों वाले स्ट्रैंड थर्ड डैश से फाइव डैश और फाइव डैश से थर्ड डैश दोनों एक साथ अनुलेखित हो जाते हैं, तो क्या होगा? डीएनए के इस स्ट्रैंड से, यानी थर्ड डैश टू फाइव डैश, इसको मैं अलग कलर से थोड़ा शो करें अपन। ये वाला स्ट्रैंड है एक, ब्लैक कलर से दिखा। ये स्ट्रैंड है जिसकी डायरेक्शन क्या है? थर्ड डैश टू क्या है? फाइव डैश है। एक स्टैंड जो ब्लैक कलर वाला थर्ड डैश, दूसरा फाइव डैश टू थर्ड डैश, तो इससे एक अलग एमआरएनए बनेगा। थर्ड डैश टू फाइव डैश वाले से एक अलग एमआरएनए बनेगा, और इस वाले से भी एक अलग क्या बन जाएगा? एमआरएनए। यानी दो एमआरएनए का निर्माण हो जाएगा यदि दोनों स्ट्रैंड का एक साथ ट्रांसक्रिप्शन होगा, एक साथ अनुलेखन होगा, तो दोनों स्ट्रैंड से दो अलग अलग प्रकार के एमआरएनए बन जाते हैं। दोनों स्ट्रैंड से दो अलग अलग टाइप के एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा, अलग अलग प्रकार के एमआरएनए बनेंगे। अब एमआरएनए अलग अलग बने हैं तो इससे अलग प्रोटीन का निर्माण होगा, और इस वाले एमआरएनए से भी क्या होगा? अलग प्रोटीन का निर्माण होगा। ये एमआरएनए अलग अलग है तो प्रोटीन भी अलग अलग बनेगी। अब जब प्रोटीन अलग अलग बनेगी, एक ही डीएनए से दो अलग अलग प्रकार के एमआरएनए और दो अलग अलग प्रकार की जब प्रोटीन बनेगी, तो आनुवांशिक सूचना के स्थानांतरण में बाधा उत्पन्न हो जाती है। जो मैसेज भेजना था एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, उसमें आनुवांशिक सूचना के स्थानांतरण में क्या हो जाएगी? दिक्कत आ जाएगी, या ट्रांसफर करने में बाधा उत्पन्न होगी, स्थानांतरण में बाधा उत्पन्न हो जाती है। पहला रीजन तो ये है कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक साथ अनुलेखित क्यों नहीं होंगे, क्योंकि दोनों से अलग अलग एमआरएनए बन जाएंगे, तो एक साथ अनुलेखन हुआ, अलग अलग प्रोटीन बनेंगे, जिससे आनुवांशिक सूचना के स्थानांतरण में जटिलता उत्पन्न हो जाएगी, कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, या फिर उसमें बाधा उत्पन्न हो जाती है। दूसरा रीजन ये है, जब दो एमआरएनए बन रहे हैं, जैसे इससे अपन के पास दो एमआरएनए बने, एक तो बना ब्लैक वाला, ब्लैक वाले स्ट्रैंड से बना ना ये एक एमआरएनए, दूसरा वाला जो बना वो बना तुम्हारा ये वाला एमआरएनए। ठीक है, दो एमआरएनए बने। अब ये जो दो एमआरएनए बनेंगे,
इनमें जो बेस पाई जाएगी, अब आरएनए और डीएनए में एक डिफरेंस याद रखना मेनली, डीएनए में तो बेस होती है एडेनिन, थाइमिन, गुएनिन, साइटोसिन। आरएनए में एडेनिन होगी, गुएनिन होगी, साइटोसिन होगी, लेकिन थाइमिन की जगह पर आरएनए में कौन सी बेस पाई जाती है? यूरेसिल। आरएनए में जो क्षार पाई जाती है नाइट्रोजन क्षार, थाइमिन नहीं मिलेगी, यूरेसिल मिलेगी। अब ये जो दो दो एमआरएनए बने हैं, इनके अंदर मान लो बेस पेयरिंग क्षारों का अनुक्रम क्या क्या है? जैसे यहाँ पर है ए, यू, जी, सी, जी, सी, यू, ए, यू, जी, सी, इस तरह के बेस है। तो दूसरा जो एमआरएनए बना है, इस पर इसके पूरक क्षार होगी। जैसे ए की जो कॉम्प्लीमेंट्री या पूरक क्षार होती है यू, यू की कॉम्प्लीमेंट्री बेस क्या होती है? ए। जी की कौन सी होती है? सी। सी की कॉम्प्लीमेंट्री बेस जी, जी की कॉम्प्लीमेंट्री बेस सी, सी की कॉम्प्लीमेंट्री पूरक क्षार जी, यू की कॉम्प्लीमेंट्री ए, ए की कॉम्प्लीमेंट्री यू, यू की कॉम्प्लीमेंट्री ए, जी की सी और सी की। पूरक क्यों होगी या कॉम्प्लीमेंट्री बेस क्यों पाई जाएगी? क्योंकि ये एक ही डीएनए से बने हैं, डीएनए जो है वो एक ही था, तो इन पर जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस के ऊपर प्रेजेंट होगी। फर्स्ट एमआरएनए पर ये बेस मिलेंगी, सेकंड एमआरएनए पर ये बेस मिलेंगी। अब ये दोनों एक दूसरे के क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है, ए और यू और ये। तो ये जब कॉम्प्लीमेंट्री है, इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। इनके बीच कौन से बॉन्ड बन जाएंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और हाइड्रोजन बॉन्ड जब बनेंगे, तो हमारे पास जो आरएनए बनेगा वो हो जाएगा डबल हेलिक्स। यानी आरएनए जनरली कैसा होता है? ऐसा सिंगल हेलिक्स। लेकिन जब इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो जो नया आरएनए बनेगा वो हमारे पास कौन सा बन जाएगा? द्विरज्जुकी आरएनए। इस तरह का आरएनए बन जाएगा। यदि दोनों रज्जु एक साथ स्ट्रैंड दोनों की कॉपी हुई, तो इस तरह का आरएनए हमारे पास बन जाता है। द्विरज्जुकी या डबल हेलिक्स आरएनए बनेगा तो प्रोटीन का क्या नहीं हो पाएगा? अनुलेखन या प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो दो रीजन है जिनके कारण डीएनए के अनुलेखन की क्रिया में दोनों स्ट्रैंड अनुलेखित नहीं होते, केवल एक स्ट्रैंड अनुलेखित होगा, दूसरा अनुलेखित नहीं होगा। पहला रीजन सिंपल सा, ये दोनों स्ट्रैंड अनुलेखित हुए, दो अलग अलग प्रकार के क्या बने? एमआरएनए। दो अलग अलग प्रकार के प्रोटीन बनेंगे, जिससे आनुवंशिक सूचना के स्थानांतरण में जटिलता या बाधा उत्पन्न हो। दूसरा, यदि दोनों से बने तो दोनों जो आरएनए बनेंगे, एमआरएनए, उनके बेस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, उनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड से ये आपस में जुड़ जाएंगे और जुड़कर डबल हेलिक्स या द्विरज्जुकी आरएनए बना लेंगे। द्विरज्जुकी एमआरएनए बना लेंगे। द्विरज्जुकी एमआरएनए यदि बना, तो इससे किसका फॉर्मेशन नहीं होगा? प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। आनुवांशिक सूचनाओं का ट्रांसफर या स्थानांतरण नहीं हो पाएगा। ये रीजन याद रखने हैं। दो रीजन है जिनकी वजह से एक साथ इनका अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है। इसके बाद देखो, जो अनुलेखन है वो एक यूनिट के द्वारा कंप्लीट होता है, यानी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को एक यूनिट करती है। उस यूनिट को हम बोलते हैं अनुलेखन इकाई। ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को करने वाली यूनिट को बोला जाता है अनुलेखन इकाई, या इसी को हम बोल सकते हैं टीसी यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के नाम से इसको जाना जाता है। अनुलेखन इकाई की स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें, तो अनुलेखन इकाई के अंदर मेनली तीन प्रकार के जीन उपस्थित होते हैं। यानी अनुलेखन इकाई का फॉर्मेशन जो है तीन तरह के जीनों से होगा। फर्स्ट जीन जो है उसे बोला जाता है प्रमोटर जीन। फर्स्ट जीन का नाम है अनुलेखन इकाई में प्रमोटर जीन। सेकंड जीन जो इसके अंदर होता है स्ट्रक्चरल जीन, या फिर हम बोल सकते हैं संरचनात्मक जीन। सेकंड जीन जो मिलेगा स्ट्रक्चरल जीन या संरचनात्मक जीन। और थर्ड जीन जो होता है टर्मिनेटर या समापक जीन। टर्मिनेटर जीन, या इसी को बोल सकते हैं हम समापक जीन, समाप्त करने वाला जीन। प्रमोटर जो है ना, उसको हिंदी में हम बोलते हैं उन्नायक, प्रारंभ करने वाला है ना, उन्नायक
जीन स्ट्रक्चरल संरचनात्मक वो एक ही नाम है उसका। तो तीन जीन आपस में मिलकर अनुलेखन इकाई का या टीसी यूनिट का फॉर्मेशन करते हैं। अनुलेखन इकाई को बनाने वाले तीन जीन है, ये तीनों जीन आपस में मिलकर अनुलेखन इकाई का टीसी यूनिट का फॉर्मेशन करेंगे। अब इनको यदि हम डायग्राम से शो करना चाहें कि किस तरह से अनुलेखन इकाई किस तरह से डीएनए के स्ट्रैंड पर पाई जाएगी, तो एक हमने डीएनए बनाया, एक डीएनए की स्ट्रैंड है यहाँ से यहाँ तक, डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, ये एक इसका स्ट्रैंड है और ये और दूसरा स्ट्रैंड। अब एक स्ट्रैंड की डायरेक्शन तो क्या है, 5' से 3rd'। एक स्ट्रैंड की डायरेक्शन हमने बोली 5' से 3rd'। तो दूसरे की क्या हो जाएगी, 5' to 3rd'। ये तो हो गई 3rd' to 5'। दूसरे की हो जाएगी 5' to 3rd'। दूसरे की हो जाएगी 3rd' to 5'। ये 5' और ये इसकी हो गई 3rd'। एक की 3rd' to 5' है, दूसरे की 5' to क्या पाई जा रही है, 3rd'। अब इस पर टीसी यूनिट या अनुलेखन इकाई किस तरह से पाई जाती है, डीएनए के स्ट्रैंड है ना डबल हेलिक्स, उसको अपन ने ओपन कर दिया। अब इसके ऊपर किस तरह से ट्रांसक्रिप्शन यूनिट प्रेजेंट होगी, सबसे पहले तो यहाँ पर प्रेजेंट होगा प्रमोटर। ये जो जीन है ये है हमारा प्रमोटर, ठीक है। इसके बाद लास्ट से थोड़ा पहले यहाँ पर जो जीन होगा इसको बोलेंगे अपन टर्मिनेटर। ये जीन जो पाया जा रहा है ये टर्मिनेटर जीन है। इसके बाद बीच में जो दिख रहा है अपन को, बीच का जो पूरा हिस्सा दिख रहा है, ये संरचनात्मक जीन है या स्ट्रक्चरल जीन है। संरचनात्मक या कौन सा है, स्ट्रक्चरल जीन। प्रमोटर प्रमोट करना, प्रारंभ करना, काम ये याद रखना है। संरचनात्मक जो स्ट्रक्चर को बनाता है, यानी जो स्ट्रक्चर कौन सी बनती है ट्रांसक्रिप्शन में, एमआरएनए, जो एमआरएनए को बनाता है। टर्मिनेटर समापक, जो इस एमआरएनए की बनने की प्रोसेस को खत्म करता है, समाप्त करता है, एंड करता है, उसको बोला जाता है टर्मिनेटर। ये तीन तरह के जीन है, ये तीनों मिलकर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बना रहे हैं। प्रमोटर शुरू शुरू में मिलता है, दूसरा स्ट्रक्चरल जीन संरचनात्मक जीन, और तीसरा जो होता है वो कौन सा, टर्मिनेटर या फिर समापक जीन होगा। अब ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन स्टार्ट कहाँ से होता है, ये जो साइड है जैसे प्रमोटर है, इस प्रमोटर के पास में ये जो जगह पाई जा रही है, यहाँ से अनुलेखन स्टार्ट होगा। इसको अपन बोल सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। हिंदी में बोल सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन को प्रारंभ करने वाला स्थल, या टीसी स्टार्ट साइट के नाम से इसको जाना जाता है। ये सारी जो स्ट्रक्चर प्रमोटर जो है ना, यहाँ पर जो एक पॉलीमरेज एंजाइम वो आकर जुड़ेगा और वो इस जगह पर और इस जगह पर आकर जुड़कर ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करेगा। इसलिए इस जगह को नाम दिया है ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, या अनुलेखन को प्रारंभ करने वाला स्थल इसको बोला जाता है। अब डीएनए के दोनों स्ट्रैंड जो है वो एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल वर्ड का मीनिंग याद रखना है, एक की डायरेक्शन यदि 5' to 3rd' है, तो दूसरे की डायरेक्शन क्या होगी, 3rd' to क्या होगी, 5' होगी। इसको बोला जाता है एंटी पैरेलल नेचर का होना या प्रति समानांतर प्रकृति का होना। दोनों एंटी पैरेलल है, इनके अंदर विपरीत ध्रुवता पाई जाती है। विपरीत ध्रुवता यही है, 5' to 3rd' एंड 5' to कैसे पाए जा रहे हैं, 5' पाए जा रहे हैं। ऐसा स्ट्रैंड जो 3rd' से 5' की ध्रुवता दर्शाता है, यानी पॉलरिटी, ये ऊपर वाला जो स्ट्रैंड है ना, ये कौन सी दर्शा रहा है अपन को, 3rd' से 5' की पॉलरिटी या ध्रुवता को दर्शा रहा है। ऐसा स्ट्रैंड डीएनए में जो 3rd' से 5' की पॉलरिटी को शो करता है, 3rd' से 5' की ध्रुवता को रिप्रेजेंट करता है, उस स्ट्रैंड को बोला जाता है टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये जो स्ट्रैंड हमें दिख रहा है ये वाला,
इस स्ट्रैंड को हम बोलेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड। हिंदी में बोल सकते हैं रज्जू, है ना, टेम्पलेट रज्जू, बाकी वर्ड ये याद, नाम याद रखना, टेम्पलेट स्ट्रैंड। ऐसा स्ट्रैंड जो थर्ड डैश से फाइव डैश की पोलैरिटी को दिखाता है उसे बोलेंगे हम टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब टेम्पलेट स्ट्रैंड के सामने वाला जो स्ट्रैंड है, टेम्पलेट स्ट्रैंड के सामने वाला जो स्ट्रैंड है उसे बोला जाता है कोडिंग स्ट्रैंड। ये वाला जो स्ट्रैंड हमको दिख रहा है, इस स्ट्रैंड को बोला जाता है कोडिंग स्ट्रैंड। तो दो तरह के स्टैंड हमारे पास है। एक टेम्पलेट, टेम्पलेट की पॉलरिटी है थर्ड डैश टू फाइव डैश, ये वाला जो है ये हो गया टेम्पलेट स्टैंड। और फाइव डैश टू थर्ड डैश वाला जो है उसको हमने क्या नाम दिया, कोडिंग स्टैंड। अब दो तरह के स्टैंड, एक टेम्पलेट और दूसरा कौन सा है, कोडिंग। कोडिंग स्टैंड फाइव डैश से थर्ड डैश की पॉलरिटी को दिखाता है और इसका सीक्वेंस आरएनए के समान होता है। यानी कोडिंग स्टैंड पर जो क्षार मिलेगी, कोडिंग स्टैंड पर जो बेस पाई जाएगी, वैसी ही बेस किस पर पाई जाएगी हमको, एम आर एन ए पर। तो जो नया एमआरएनए बनता है ना डीएनए से, उसमें जो बेस मिलेगी वो किसके इक्वल होती है, कोडिंग स्ट्रैंड की। इसलिए इसको नाम दिया है कोडिंग स्ट्रैंड। यानी इसकी जैसी ही बेस किसमें मिलती है, एमआरएनए पर पाई जाती है। केवल अंतर इतना होता है, कोडिंग स्ट्रैंड में जो टी पाया जा रहा है थाइमिन, उसकी जगह पर एमआरएनए में कौन सी बेस मिलेगी, यू बेस। तो दोनों स्टैंड में सिंपल सा याद रखना है, डीएनए में थर्ड डैश से फाइव डैश की पॉलरिटी को दिखाने वाला स्टैंड टेम्पलेट स्टैंड कहलाएगा। डीएनए में फाइव डैश से थर्ड डैश की पॉलरिटी को दिखाने वाला स्टैंड कोडिंग स्टैंड कहलाएगा। कोडिंग स्टैंड में जो बेस मिलेगी वैसी ही बेस को मिलेगी एमआरएनए में। लेकिन अंतर ये रहेगा, डीएनए में या कोडिंग स्ट्रैंड में जो थाइमिन है उसकी जगह पर एमआरएनए में कौन सी बेस पाई जाती है, यूरेसिल बेस उसके अंदर प्रेजेंट है। क्योंकि आरएनए में थाइमिन की जगह पर कौन सी बेस पाई जाती है, यूरेसिल बेस उसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो दो तरह के स्टैंड इसके अंदर हमको क्लियर याद रखने, टेम्पलेट और दूसरा कौन सा है, कोडिंग। अब ये पूरी जो स्ट्रक्चर हमने बनाई है ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहलाती है, या अनुलेखन की इकाई कहलाएगी, और इनके द्वारा अनुलेखन का काम किया जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को कंप्लीट किया जाएगा, डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन इनके द्वारा किया जाता है। अब ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के अंदर क्या होगा, अब यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर को और थोड़ा सा देखें अपन, स्ट्रक्चरल जीन पाया जा रहा है, स्ट्रक्चरल जीन के एक साइड तो कौन सा जीन है, प्रमोटर, तो ये संरचनात्मक जीन है, ये स्ट्रक्चरल जीन हमको दिख रहे हैं। इन स्ट्रक्चरल जीन के एक साइड पर प्रेजेंट है प्रमोटर, एक साइड प्रमोटर प्रेजेंट है, और एक साइड पर क्या प्रेजेंट होगा, इसके टर्मिनेटर, यानी स्ट्रक्चरल जीन बीच में उपस्थित होता है। प्रमोटर जीन अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अनुलेखन की क्रिया को प्रारंभ करता है। प्रमोटर का काम याद रखना है, इसका काम है टीसी को प्रारंभ करना, अनुलेखन की क्रिया को क्या करना, प्रारंभ करना। ये काम किया जाता है प्रमोटर के द्वारा, अनुलेखन को प्रारंभ करने का काम ये करेगा। और ये फाइव डैश सिरे पर स्थित होता है। जो प्रमोटर वाला जीन है कौन से सिरे पर प्रेजेंट होता है, फाइव डैश। फाइव डैश इसके अकॉर्डिंग लिया जाएगा, ये फाइव डैश है ना ये वाला, तो इसके अकॉर्डिंग होगा। तो दूसरा पॉइंट इसमें याद रखना है, ये जो है मेनली किस सिरे की ओर स्थित होगा, फाइव डैश सिरे पर स्थित होगा। फाइव डैश ऊपर वाला नहीं देखना है, ये कहीं ये थर्ड डैश को देखोगे भाई, यहाँ पर कोडिंग स्टैंड कौन सा है, ये वाला, तो इसके फाइव डैश सिरे की ओर क्या पाया जा रहा है, प्रमोटर जीन प्रेजेंट होगा। दूसरा टर्मिनेटर जीन, स्ट्रक्चरल का काम सीधा से याद रखना है, ये एमआरएनए को बनाने में सहायक है। स्ट्रक्चरल जीन संरचना बनाने में सहायक है, या एमआरएनए का निर्माण करता है, मैसेंजर आरएनए का क्या करेगा, निर्माण करेगा। जो तीसरा जीन है टर्मिनेटर जीन, ये अनुलेखन क्रिया को समाप्त करता है, इसका काम है टीसी को या ट्रांसक्रिप्शन को समाप्त करना।
ये काम इसके द्वारा टर्मिनेटर जीन के द्वारा इसको किया जाएगा। टर्मिनेटर जीन जो है थर्ड डैश सिरे पर स्थित होता है, थर्ड डैश सिरे पर स्थित होगा। टर्मिनेटर जीन किस पर पाया जा रहा है, थर्ड डैश में। कोडिंग स्टैंड के अकॉर्डिंग लिए जाते हैं इनको। प्रमोटर फाइव डैश एंड पर और टर्मिनेटर किस पर पाया जा रहा है, थर्ड डैश एंड पर ये स्थित होगा। इन सबको इसके अंदर हमको याद रखना कौन सी स्ट्रक्चर किस तरह से इसके अंदर बनाने का क्या कर रही है, काम कर रही है। और अनुलेखन इकाई में कौन कौन से जीन पार्टिसिपेट होते हैं, कौन कौन से जीन इसके अंदर क्या करते हैं, भाग लेते हैं, कौन कौन से जीन इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसके बाद देखो, जो अनुलेखन इकाई है इसके अंदर जो जीन पाए जा रहे हैं, अब जीन के बारे में थोड़े से दो तीन पॉइंट हमको याद रखने हैं। ये डायग्राम को बना लेना एक बार, जिससे पूरी इसके अंदर समझ में आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, अनुलेखन इकाई जो है उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, जिसमें इसके सारे काम, टेम्पलेट क्या है, कोडिंग क्या है, ये सारा समझ में आएगा। अब नेक्स्ट जो पढ़ना है हमको, जीन के बारे में पढ़ना है। थोड़ा सा पहले हम पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा पढ़ना है, इंट्रॉन क्या होते हैं, एक्सॉन क्या होते हैं, उन टर्म्स को पढ़ना है, क्योंकि आगे टर्म्स आएंगी, इंट्रॉन, एक्सॉन, ये टर्म्स इसके अंदर आती है। अनुलेखन इकाई और जीन के अंदर हमें पढ़ना है। सबसे पहला तो देखो, जीन जो है सब मेंडल वाले चैप्टर में भी पढ़ा है, इसमें भी हमने पढ़ा है, वंशागति की क्रियात्मक इकाई है। वंशागति की क्रियात्मक इकाई, फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी, जीन होता है फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। उन्हें ही क्या बोला जाता है, जीन। वंशागति क्रियात्मक इकाई या फंक्शनल यूनिट को हम बोलते हैं जीन। जीन पोजिटेड कहाँ होते हैं, डीएनए पर। पहले ही बताया मैंने किस पर प्रेजेंट है, डीएनए पर स्थित होंगे। जीन जो है किसके ऊपर पाए जाते हैं, डीएनए। डीएनए मिलेगा क्रोमोसोम में, क्रोमोसोम मिलेगा न्यूक्लियस के अंदर। अब दूसरी डेफिनेशन इसको अपन क्या बोल सकते हैं, ऐसा डीएनए, भी डीएनए पर पाया जा रहा है जीन, तो हम क्या बोल सकते हैं, ऐसा डीएनए अनुक्रम जो टीआरएनए और आरआरएनए अणु के लिए कोड करता है, उसे जीन कहते हैं। सेकंड डेफिनेशन इसकी क्या हो सकती है, जीन की, ऐसा डीएनए अनुक्रम, ऐसा डीएनए सीक्वेंस या अनुक्रम जो टीआरएनए, जो टीआरएनए व आरआरएनए, एमआरएनए को भी इसमें हम ऐड कर सकते हैं, टीआरएनए, आरआरएनए व एमआरएनए के लिए कोड करता है, के लिए कोड करता है, उसे किस नाम से जाना जाता है, जीन के नाम। डीएनए का एक पार्ट ये जीन, जैसे डीएनए है ये, अब डीएनए पर क्या है, जीन्स पाए जाते हैं ऐसे, तो डीएनए का हिस्सा है ये। डीएनए का ऐसा हिस्सा जिसमें कोई इंफॉर्मेशन हो, उसी को बोला जाता है जीन। तो ऐसा डीएनए सीक्वेंस, इसलिए इसको बोला डीएनए सीक्वेंस, जो टीआरएनए और आरआरएनए, एमआरएनए आदि के लिए कोड करता है, उसको क्या बोला जाता है, जीन। अब जीन में डीएनए का ऐसा सेगमेंट या खंड जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के लिए कोड करता है। अब जीन के अंदर जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे, दो तरह के जीव हैं, एक प्रोकैरियोटिक और दूसरे कौन से जीव जीव होते हैं, यूकैरियोटिक जीव। तो दोनों के अंदर जीनों में कुछ डिफरेंसेस पाए जाते हैं। पहला, इसके अंदर एक वर्ड यूज में लेते हैं हम, सिस्टोन। सिस्टोन जो टर्म है, उसका मतलब ये है, जैसे ये जीन दिखाई दे रहा है, इसको हमने शॉर्ट में जीन बनाया, इसको हम बड़ा करके देखेंगे, ऐसे दिखेगा। इसमें भी कुछ ऐसा पार्ट होता है जो एक्चुअल में काम करता है, यानी जीन का भी ऐसा हिस्सा जो काम का होता है या लक्षणों को प्रकट करने में सहायता करता है, उसे ही क्या बोलते हैं हम, सिस्टोन। पूरा जीन काम का नहीं होता है। डीएनए के जीन के उस टुकड़े में भी, यानी एक जीन है, इस जीन के अंदर भी कुछ ऐसा भाग होगा जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के लिए कोड करेगा। पॉलीपेप्टाइड का मतलब है अमीनो अम्ल के लिए, यही अमीनो अम्ल आगे किसको बनाते हैं, प्रोटीन को बनाते हैं, तो उसके लिए कोडिंग करता है। तो सिस्टोन की सीधी सी डेफिनेशन है, जीन या डीएनए का वह खंड, डीएनए का वह खंड जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के लिए कोड करता है, जो
पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के लिए कोड करता है। सीधा सा मतलब ये है कि प्रोटीन बनाने में जो हेल्प करता है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के लिए कोड करता है। वर्ड का मीनिंग ये है कि जो प्रोटीन बनाने में क्या करेगा, हेल्प करने का जो काम करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। डीएनए का वो खंड या जीन का वो टुकड़ा, जीन के अंदर भी पाए जाने वाली वो स्ट्रक्चर जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के लिए कोड करेगा, उसे सिस्टोन के नाम से जाना जाता है। सिस्टोन वर्ड याद रखना है, पूछा जाता है। सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, डीएनए का ऐसा हिस्सा जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के लिए कोड करता है उसे सिस्टोन कहते हैं। अब दो तरह के ऑर्गेनिज्म, एक यूकेरियोटिक और दूसरे वाले कौन से हैं, प्रोकैरियोटिक, तो इनमें थोड़ा डिफरेंस पाया जाएगा। अभी हमने ऊपर पढ़ा था ट्रांसक्रिप्शन यूनिट या अनुलेखन इकाई के बारे में पढ़ा। तो अनुलेखन इकाई में जो स्ट्रक्चरल जीन पाया जा रहा है, तीन तरह के जीन पढ़े थे हमने, प्रमोटर जीन, संरचनात्मक जीन, टर्मिनेटर जीन। तो अनुलेखन इकाई का जो संरचनात्मक जीन है, अनुलेखन इकाई में पाया जाने वाला जो संरचनात्मक जीन है, यूकेरियोटिक जीवों में तो होता है मोनोसिस्टोनिक संरचनात्मक जीन। यूकैरियोटिक जीवों में किस तरह का होगा, मोनोसिस्टोनिक, मोनोसिस्टोनिक। जबकि प्रोकैरियोटिक जीवों में ये पॉलीसिस्टोनिक होता है। प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक जीवों के अंदर ही कैसा पाया जा रहा है, पॉलीसिस्टोनिक। तो जो स्ट्रक्चरल जीन है, अनुलेखन इकाई का जो संरचनात्मक जीन है, यूकेरियोटिक जीवों में मोनोसिस्टोनिक होता है, प्रोकैरियोटिक जीवों में पॉलीसिस्टोनिक होता है। सिस्टोन अभी हमने ऊपर पढ़ा है, डीएनए का ऐसा टुकड़ा जो पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड करता है, उसको बोलते हैं सिस्टोन। अब यहाँ देखो क्या आ रहा है, मोनो। मोनो वर्ड का मीनिंग है एक, यानी यूकेरियोटिक जीवों में संरचनात्मक जीन में एक सिस्टोन होगा। यहाँ रहा है पॉली वर्ड, पॉली का मतलब होता है एक से अधिक। एक से अधिक या बहुत सारे, हम उसको बोल सकते हैं। प्रोकैरियोटिक जीवों में जो संरचनात्मक जीन है उसके अंदर एक से अधिक क्या पाए जाते हैं, सिस्टोन। ये इन वर्ड का मीनिंग है। यूकेरियोटिक जीवों में एक सिस्टोन होता है संरचनात्मक जीन में, जबकि प्रोकैरियोटिक जीवों में एक से अधिक सिस्टोन संरचनात्मक जीन के अंदर पाए जाते हैं। अब मोनोसिस्टोनिक जो जीन है, इस वाले की हम बात करें, संरचनात्मक जीन का टाइप कौन सा है अपने पास, एक तो मोनो और दूसरा टाइप कौन सा है, पॉलीसिस्टोनिक। तो मोनोसिस्टोनिक जो जीन होते हैं, इनमें जैसे मोनोसिस्टोनिक के डायग्राम को हम बनाएं तो इनके अंदर क्या होगा, ये जैसे स्ट्रक्चरल जीन है, इन स्ट्रक्चरल जीन के अंदर की स्ट्रक्चर इस तरह की होगी। ये जो मोनोसिस्टोनिक जीन है ना, जिसमें एक सिस्टोन मिल रहा है, या यूकेरियोटिक जीवों के संरचनात्मक जीन को हमने रिप्रेजेंट किया है। तो इनमें क्या होता है, मोनोसिस्टोनिक टाइप के संरचनात्मक जीन में इंट्रॉन और एक्सॉन पाए जाते हैं। अब इसके अंदर देखो, एक अंदर की तरह ये तो है एक्सॉन, ये जो हमने बनाए हैं इनको बोलेंगे हम एक्सॉन या एक्सॉन बोला जाता है।
और ये जो है इनको बोला जाता है इंट्रॉन। यानी मोनोसिस्टोनिक टाइप के जो संरचनात्मक जीन है उनमें एक्सॉन और इंट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब जो ये इंट्रॉन पाए जा रहे हैं ये एक तरह के आनुवांशिक सूचना में बाधा डालने वाले सीक्वेंस होते हैं। आनुवांशिक सूचना के स्थानांतरण में ये बाधा डालने वाले क्या है, सीक्वेंस है। यानी यूकेरियोटिक जीवों में, और सिंपल समझना चाहें, ये हमारा संरचनात्मक जीन है, इस पर डायरेक्ट क्या है, हमारी सूचना प्रेजेंट नहीं है। इस पर कहीं पर पाए जा रहे हैं एक्सॉन, कहीं इंट्रॉन, फिर एक्सॉन, फिर इंट्रॉन, फिर एक्सॉन, फिर क्या पाए जा रहे हैं, इंट्रॉन। बार बार ये जैसे एक्सॉन है, एक्सॉन को मैंने देखा है इसे, ये इंट्रॉन है, ये एक्सॉन है, ये इंट्रॉन है, ये एक्सॉन है, ये इंट्रॉन है। कंटिन्यूअस एक्सॉन नहीं पाए जा रहे हैं, इसलिए आनुवांशिक सूचना के स्थानांतरण में बाधा होती है। और बाधा कौन उत्पन्न कर रहा है, इंट्रॉन। बाधा उत्पन्न करने का काम कौन करता है, इंट्रॉन करेगा। ये सूचनाएं इनमें है, जो महत्वपूर्ण सूचना है वो किसके अंदर है, एक्सॉन में। लेकिन एक्सॉन कंटिन्यू नहीं है, एक एक्सॉन उसके बीच में एक इंट्रॉन, फिर एक्सॉन, फिर इंट्रॉन पाया जा रहा है। तो ये बाधा डालने वाले सीक्वेंस पाए जाते हैं, उनको हम बोलेंगे इंट्रॉन। और जो महत्वपूर्ण सूचनाएं जिनमें होती है उनको किस नाम से जाना जाता है, एक्सॉन के नाम से। जब मैचुरेशन होगा या परिपक्वन होगा तो क्या किया जाता है, इन इंट्रॉन को हटाया जाता है। यूकेरियोटिक जीवों में जब एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा, पूरी तरह से वो परिपक्व होगा, तो क्या किया जाएगा, इस इंट्रॉन को हटाया बीच में से, इस इंट्रॉन को हटाया, आगे भी जो है इंट्रॉन उसको हटाएंगे। और इसके बाद अब जो जीन बचेगा स्ट्रक्चर, उस पर केवल क्या पाए जाएंगे, एक्सॉन। इस तरह से एक्सॉन इसके ऊपर पाए जाएंगे। यानी इंट्रॉन को हटाया जाता है। इंट्रॉन को हटाने की प्रोसेस है स्प्लाइसिंग। आगे पढ़ेंगे हम, ये आगे आएगी, अभी केवल वर्ड याद रखना है, आरएनए स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग वर्ड का मतलब होता है जो आरएनए बना है, एमआरएनए, उसमें से इंट्रॉन को हटा देना और एक्सॉन को आपस में जोड़ देना। ये एक्सॉन जो है इनको आपस में क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, ये जोड़ दिया। इसे किस नाम से जाना जाता है, आरएनए स्प्लाइसिंग के नाम से जाना जाता है। हाँ बोल अंकुश। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, देखो एक्सॉन जो है, एक्सॉन के बीच बीच में क्या पाए जा रहे हैं, इंट्रॉन प्रेजेंट है। अब इंट्रॉन जो पाए जा रहे हैं, इन इंट्रॉन के कारण क्या होगा, एंटीसेंस कोडिंग सर वाले कोई बोलेंगे, हाँ समझ, देख लिया मैंने मैसेज। जो एंटीसेंस स्ट्रैंड है ना, एक तो तेरा स्ट्रैंड है, अभी वो आगे पढ़ा था ना अपन ने, दो तरह के स्ट्रैंड पढ़े थे, ये रहे कोडिंग और टेम्पलेट स्टैंड जो पढ़े थे ना अपन ने। टेम्पलेट स्टैंड जो है उसी को अपन बोलते हैं एंटी सेंस स्टैंड। एक तो सेंस स्टैंड और दूसरा कौन सा है, एंटी सेंस स्टैंड। वैसे नाम ये याद रखना, पहले बोला जाता था इनको एंटी सेंस सेंस, मेनली जो याद रखना है वो याद रखना है कोडिंग, और दूसरा कौन सा याद रखना है, टेम्पलेट स्टैंड। तो ये वाला जो नीचे दिखाई दे रहा है ये स्टैंड, यानी इसके अकॉर्डिंग एम आर एन ए होगा, और एम आर एन ए जो पाया जाएगा उसमें क्षार इसके अकॉर्डिंग होगी। तो ये तो हो गया सेंस स्टैंड। और दूसरा वाला जो है उसको क्या बोल देंगे अपन, एंटी सेंस स्टैंड, या इसको कोडिंग स्टैंड बोलते हैं, और इस वाले को क्या बोला जाता है, टेम्पलेट स्टैंड के नाम से इसको जाना जाता है। अब देखो आगे क्या हो रहा है इसके अंदर, जो इसके अंदर क्या है, संरचनात्मक जीन यूकेरियोटिक जीवों में किस टाइप का है, मोनोसिस्टोनिक। मोनोसिस्टोनिक का मतलब है इस तरह का पाया जा रहा है, एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन, इंट्रॉन। अब ये जो इंट्रॉन इसके बीच में कोई काम के नहीं है, जो इंट्रॉन है वो कोई भी काम के नहीं है। ये एक तरह से आनुवांशिक सूचना के अंदर क्या डालते हैं, इंटरप्शन डालते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं। इसलिए जब एमआरएनए बनेगा तो इस फॉर्म में बनेगा, एमआरएनए इस फॉर्म में बनता है, एचएनआरएनए बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे हम, अभी डिटेल में अभी नहीं जाना है, केवल ये समझ लो एमआरएनए इस फॉर्म में बना।
अब इस mRNA को काम कराना है तो क्या करना पड़ेगा, ये जो इंट्रॉन है बिना काम के, इनको इसमें से हटाना पड़ेगा। इनको जब हटाया जाता है, इंट्रॉन को जब हटाया जाता है और एक्सॉन को जब आपस में जोड़ दिया जाता है, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है आरएनए स्प्लाइसिंग। इस प्रोसेस या इस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है, आरएनए स्प्लाइसिंग के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये यूकेरियोटिक के अंदर होगा। प्रोकैरियोटिक में इस तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रोकैरियोटिक में ना तो कोई एक्सॉन मिलता है ना इंट्रॉन, में डायरेक्ट जो मैसेज है इस तरह से होगा, यानी पूरा जो स्टैंड जो बन रहा है उसमें पूरे में जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगी, पॉलीसिस्टोनिक टाइप का होगा, एक से अधिक हिस्टोन होंगे, तो वहां आरएनए स्प्लाइसिंग नहीं होती है। जबकि आरएनए स्प्लाइसिंग केवल कौन से जीवों के अंदर पाई जाती है, यूकेरियोटिक जीवों के अंदर पाई जाएगी। तो इसको सिंपल सा ये याद रखना है कि स्ट्रक्चरल जीन जो है प्रमोटर और टर्मिनेटर दोनों में समान है, प्रोकैरियोटिक में भी सेम है, यूकेरियोटिक में भी सेम है। लेकिन स्ट्रक्चरल जीन यूकेरियोटिक में मोनोसिस्टोनिक टाइप के हैं, इनमें बीच बीच में एक्सॉन के बीच बीच में इंट्रॉन मिलते हैं। बाधा डालने वाले आनुवंशिक सूचना के स्थानांतरण में या ट्रांसफर करने में जो इंटरेक्शन डालते हैं या बाधा डालते हैं उन्हें बोलते हैं इंट्रॉन। इस एमआरएनए को यदि एक्टिव करना है तो इंट्रॉन को बीच में से हटाना होगा और एक्सॉन को आपस में क्या करना पड़ेगा, जोड़ना होगा। तो जब इंट्रॉन को हटाया जाता है, एक्सॉन को आपस में जोड़ा जाता है, उस प्रोसेस को बोलेंगे आरएनए स्प्लाइसिंग। तो थोड़ा सा कंपैरिजन किया है हमने कि किस तरह से इसके अंदर यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या पाया जाएगा, डिफरेंस के अंदर पाया जाएगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पहले प्रोकैरियोटिक जीवों के अंदर किस तरह से अनुलेखन होता है, और उसके बाद पढ़ेंगे यूकेरियोटिक जीवों में इसमें कैसे ट्रांसक्रिप्शन होगा। फर्स्ट ये पढ़ना है, फिर दूसरा यूकेरियोटिक